हार्बर के ऊपर क्वेश्चन है कुछ। जी आप करें सर। सर व्हाट इज बैंक इफेक्ट? देखिए बैंक का इफेक्ट, बाउ कुशन वगैरह ये सब चीज़ें हैं। इसमें यह है कि बैंक इफेक्ट रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ द स्टर्न ऑफ द शिप टू स्विंग टुवर्ड्स द नियर बैंक विच ऑपरेटिंग इन अ रिवर या कंस्ट्रक्टेड इन द वाटर वे। ठीक है सर, ये होता है इसमें। चलिए ठीक है, मैं डिटेल्स के साथ बातें बताऊंगा। थोड़ा पूछिए सर। सर व्हाट इज द बेस्ट ग्राउंड फॉर एंकरिंग? देखिए एंकर करते वक्त हमको कई बातों का ख्याल रखना है। अब ये नहीं कि रॉक रैक आपने उस पर एंकर ड्रॉप कर दिया तो एंकर भी डैमेज होगा, वो जगह सही नहीं है, सही ना। सब मैरीन केबल्स वगैरह ये सब चीज़ें आपको केबल्स वगैरह ख्याल रखना है। बेस्ट ग्राउंड फॉर एंकरेज इज द मड ग्राउंड सिंस द एंकर कैन firmly and deeply settle down in the mud ground, it can be held properly, सही ना। अब ये कि ग्रेवल या सैंड के मुकाबले में कंपेयर टू डेट ऑफ ग्रेवल, सही ना, मगर फाइनली जो है ना आपका प्रॉपर मड हो जो कि उसको होल्ड कर सके। चलिए नेक्स्ट करें। सो व्हाट इज सीपीपी? ये आपको देखें, ये भी एक प्रोपेलर का नाम है। नाम रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो मैं आपसे एक चीज़ बताने भूल गया था कि देखिए CPP है इज़ अ कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर होता है, विच मीन्स दैट द ब्लेड्स कैन बी टर्न टू इंक्रीज और डिक्रीज विद द पिच। आप समझ गए ना, थोड़ा चेंज होता है, राइट हैंड प्रोपेलर लेफ्ट हैंड प्रोपेलर नहीं, CPP। आप समझ गए? हाँ चलिए नेक्स्ट करें। सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ बल्बस बाव? देखिए बल्बस बाव और एक होता है बाउ थ्रस्टर, थोड़ा फ़र्क है। बाउ थ्रस्टर बेसिकली फॉर द शिप हैंडलिंग। आपका टक्स नहीं है, पायलट नहीं है, तो आप मतलब छोटे जहाज वगैरह बल्बस बाव, ये सॉरी बाउ थ्रस्टर। बल्बस बाव आपका स्पीड रेस्टिंग पावर वगैरह और ये आपका फ्यूल कंजम्पशन में फ़ायदा होगा, आपकी जहाज की स्पीड रेस्टिंग पावर बढ़ाता है। क्या? बल्बस बाव। द बल्बस बाव इज एक लाइक अ बल्ब होता है, स्ट्रक्चर पे आपका एक बल्ब होता है आगे की साइड पे, ऐसे की साइड पे एट द बाउ ऑफ द शिप जस्ट बिलो द वाटर लाइन। द बल्ब लाइक शेप modifies the wave, the water flows around her regarding the drag and increasing the ship speed। फ़ायदा क्या होता है बल्बस बाव का? अगर आपके पास ये हो तो आपके जहाज़ की स्पीड पावर्स वगैरह जो होती है स्पीड बढ़ जाती है। कैमरा ऊपर कर लीजिए अपना। क्या? हाँ चलिए नेक्स्ट। सर व्हाट इज स्क्वाट इफेक्ट? ठीक है, स्क्वाट का तो मैंने पहले बता दी, बीम ज़्यादा है, लोडेड ज़्यादा है तो आप स्पीड ज़्यादा है, ये सब चीज़ें स्क्वाट पे इफेक्ट करती है। व्हेन वेसल मूव्स क्विकली थ्रू द शोरो वाटर इट क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर दैट कॉजेज द शिप टू बी क्लोजर टू द सीबेड। आप समझ गए ना। तो स्क्वाट के बहुत सारे फैक्टर हैं, उसकी फिर हम डिटेल बाद में करेंगे। सर रीजन ए और बी क्या है? देखिए बी तो आपका पूरा अमेरिकाज हो गया आपका, ठीक है ना, उस साइड पे चले जाएं। ए आपका इस साइड पर है, कौन सा आपका जैसे हमारी एशियन कंट्रीज वगैरह है। रीजन ए इंक्लूड्स, इसमें यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, गल्फ सम कंट्रीज, सही ना। रीजन बी इंक्लूड नॉर्थ साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, जापान, कोरिया वगैरह, ये सब आपका, फिलीपींस वगैरह, ये सब आपका। नेक्स्ट करें। So what are some advantages of a magnetic? देखिए मैग्नेटिक कंपास आपको पता है बड़ा ही सस्ता होता है। इट्स बिगेस्ट एडवांटेज दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी सोर्स ऑफ आपका इलेक्ट्रिकल पावर एंड कैन इंडिपेंडेंटली वर्क। आपका अगर नहीं काम किया, आपका बोर्ड कंपास लिया है वो काम किया तो ये फायदा होता है। चलिए अगले सवाल करें। अगले आ जाएं, अगले करिए, जल्दी करें, वो सोचिए, ये काफ़ी है। अगले करें, क्या टाइम में बस कम है आज मेरा, अगर आप इसमें करोगे इसी तो मैं चाह रहा था ज़्यादा करें। देखिए मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाह रहा था कि एज ए शिप हैंडलर आपको 10-12 चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही पायलट आएगा आपसे 50 तरह के सवाल करेगा, आपको पता होना चाहिए। आपसे आती पूछेगा भाई फुल हेड फुल स्टैंड, ठीक है ना, आपका क्रिटिकल सवाल करें। अभी मुझे एक पे करने दे, से ख़त्म करने दे, फिर आपको बताऊंगा। एक वक्त में एक सवाल करें, 10 सवाल नहीं करें मुझसे, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा। देखें अभी सवाल क्या है, क्रिटिकल आरपीएम आपसे पूछेगा फॉरवर्ड स्टर्न, आपको स्टर्न में आने में टाइम कितना लगता है, हेड में जाने में टाइम कितना लगता है, आपके जहाज के पूरे पर्टिकुलर वो तो आप बता देंगे, डिस्प्ले में बता देंगे, मगर आपको अपने टाइम लिमिट स्टर्न, फुल अहेड टू फुल स्टर्न, मिनिमम क्रिटिकल आरपीएम, मैक्सिमम क्रिटिकल आरपीएम, ये 4-5 चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। ये आपको पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज जो है आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी। चलिए अगला सवाल करें, नेक्स्ट करें, जल्दी करें। कितना टाइम हो गया सर आपका? 4 मिनट। 4 मिनट, 4 ये 7 4 मिनट हो गए। देखिए इसमें 4-5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अपना कैमरा करीब कर लें, इस तरफ कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है आपका, ठीक है। देखिए आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था, इंट्रोडक्शन। आप अपना जब इंट्रोडक्शन वगैरह दोगे जहाज़ का आपको पूरा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। लीगल फ्रेमवर्क, लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पायलट, वो आपको पूरी करनी है, वो आपको एजेंट बताएगा, ठीक है ना। अब आपको अपनी ट्रेनिंग तो पता होगी, आपको सारी शिप हैंडलिंग टेक्निक्स एज ए मास्टर भी पता होनी चाहिए। इस वक्त हमारा मास्टर है एडवांस VLCC एंड ULCC ट्रेनिंग पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब होता ये कि आपको अपने जहाज़ की सारी मेथोडोलॉजीज़, आपने पहले से सिमुलेटर में काम किया और आपने उस जहाज़ का प्रैक्टिकल काम भी किया हुआ है। अगर प्रैक्टिकल नहीं किया है तो कोशिश करें आप जूनियर रैंक पे आके सीखें। कल्चर अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट, ये आपको पता होना चाहिए बिफोर यू गो फॉर द शिप हैंडलिंग फॉर द बिग वेसल। टग्स वगैरह अब बर्थिंग हो रही है, बुलाट पुल पता होना चाहिए आपको कैनारा रिवर पायलटिस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई ठीक है, आप एज ए मास्टर आपको भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इनकेस इमरजेंसी में आपको हार्बर टग्स होंगी, एजेंट से पहले से रिक्वायरमेंट पूछ लें कि हम कितने टग ले सकते हैं, क्या हो सकते हैं इमरजेंसी की। फिर आपकी जहाज़ के आपके टोइंग इक्विपमेंट्स वो भी सही होने चाहिए, मतलब आपके टोइंग इक्विपमेंट सही नहीं है, आपको ज़रूरत पड़ गई टो की, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। फिर क्या होगा, टग्स के इंटरवेंशंस, टोवेज ऑपरेशंस का भी तरीका पता होना चाहिए। शिप डिज़ाइंस
मैनूवरिंग विद द टग्स, एस्कॉर्टिंग विद द टग्स, कम्युनिकेशन एंड गुड प्रैक्टिसेस। देखिए आपको BRM BTM ये तो सब आपको पता ही होगा, और आपका कल्चर अवेयरनेस ही वाकिफ होगी। शिप हैंडलिंग के अंदर आपको टेक्निकल डायमीटर, टर्निंग सर्किल, ये वो सब कुछ पता होना ज़रूरी है, ठीक है ना। आपको अपने जहाज़ की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, और ज़ाहिर सी बात है ये फिर किसी और से नहीं पूछेगा, चीफ ऑफिसर फॉरवर्ड स्टेशन हो गए, कप्तान को सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके पायलट आएगा आपसे पूछेगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, फिर ये कि लीगल कंसल्ट विद पायलट, सही ना, लाइबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉट, मैरीटाइम्स लॉ, उसके इनकेस अगर कोई इंसिडेंट हो, फाइनली कप्तान ही रिस्पॉन्सिबल होता है। देखें आपको मैं बता दूं, वेरियस टेबल ऑफ केसेस आप देख लेंगे, हमेशा कप्तान अपने जहाज़ का रिस्पॉन्सिबल कप्तान है। बाद में पायलट से जो पूछ होगी वो अलग ही है। आपके जहाज़ में वो ड्राइवर बोलेगा मैं तो एज ए एडवाइजर ही हूँ, समझ है ना, मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपने मुझसे क्वेश्चंस किए, IMO एंड नेशनल लॉज भी यही बोलते हैं, फाइनली मां से रिस्पॉन्सिबल और ड्यूटी ऑफिसर कप्तान जो है वो जिम्मेदार है। अपने ये भी नहीं कि पायलट आ गया, पायलट गलत एक्शन ले, आप फौरन उसको पकड़ लो कि भाई आप गलत एक्शन ले रहे हो, हमको ये एक्शन पसंद नहीं है, ठीक है। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा है एज ए ड्यूटी ऑफिसर, एज ए कैप्टन। आपको अपने सारे पायलट लेटर्स, अकोमोडेशन लेटर्स, ये सब पता होने चाहिए। स्कॉर्डिंग का टैक्स का मैंने बता दी, पता होना चाहिए। स्पिल स्लाइड डोर्स हो गया, बोर्डिंग इमरजेंसीज वगैरह हो जाइए। देखिए पायलट लेटर, पायलट जब आता है तो ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के हिसाब से भी एक चेकिंग होती है, ड्यूटी ऑफिसर जाके देखे कहीं ऐसा नहीं पायलट स्टेप्स वगैरह स्लिप ना हो रहे हो, ठीक है सब। पायलट लेटर्स वगैरह, मेरी बात समझे, मतलब आपने ड्यूटी ऑफिसर चेक ही नहीं किया, पायलट आया स्लिप हो गया, गिर गया। 4-5 चीज़ें जो है उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जरूरी है, अदरवाइज जो है आपकी ये सीमेनशिप और ये सारा काम इनकम्प्लीट रहेगा शिप हैंडलिंग के अंदर। शिप हैंडलिंग के अंदर बाल्टिक मोड, मेडिटेरियन मोड्स वगैरह ये सब आप देखिएगा, सीखिएगा। मेडिटेरियन मोड है, ओपन मोड क्या है, रनिंग मोड क्या है, 2 एंकर ड्रॉप करेंगे। आप गए, पहला एंकर ड्रॉप किया, ठीक है ना, फिर पीछे हटे, फिर आपने दूसरा एंकर ड्रॉप किया। आप ये फिलीपींस वगैरह में अक्सर ऐसा होता है कि आपको 2 एंकर ड्रॉप करने पड़ते हैं। करीब कर लें अपना क्या नाम है ये कैमरा, कितना टाइम हो गया सर आपका? 7 मिनट, 2-3 मिनट और बना के ख़त्म करते हैं। देखें एंकर एंड एंकरेजेस आपको पता चलेगा, अगर एंकर ख़राब है तो आप उस एंकर को लो नहीं करेंगे। आपको उस एरिया की पायलटेड एरिया ही पता होना चाहिए, जहाँ पायलट आता है, किन किन पॉइंट्स पे आता है। ये नहीं हो कि आप अंदर घुस गए, बार बार चिल्ला रहे पायलट तुम यहाँ पे आए कैसे। सारी कम्युनिकेशन VTIS VTS से आपको अच्छी तरह रखनी है, ठीक है ना। आपको अपनी मशीनरीज वगैरह पहले से देख के रखनी है, ठीक है ना। हर शेप्स एंड पिवट पॉइंट्स, आपको अपने जहाज़ का पिवट पॉइंट वगैरह पता होना चाहिए। आपने जहाज़ को कार्गो लोड किया हुआ है, पीछे की साइड शिप किया हुआ है, आपका पिवट पॉइंट भी चेंज होता रहता है। LCF वगैरह की पोजीशन आपकी सब चेंज होती रहती है। मैं एज ए शिप हैंडलर बता रहा हूँ आपको ये कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। टर्निंग सर्किल, स्टॉपिंग डिस्टेंस, एडवांस टेक्निकल डायमीटर, ये सब पता होना चाहिए। विंड टाइड्स, देखें विंड टाइड्स एंड वेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रफ वेदर है, आप मना कर सकते हैं कि भाई अभी एंकर करवाना सही नहीं है, या अनबर्थिंग एंड बर्थिंग इज अनसेफ, आप अपना सजेशंस दे सकते हैं। स्क्वाड वेसल इंटरेक्शंस, ठीक है, इसमें भी आप पायलट के साथ कंटिन्यूस खड़े रहेंगे। एंड ब्रिज कार्ड एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन, मॉनिटरिंग एंड नेटवर्क, ठीक है सर, आप उसके साथ कंटिन्यूस मॉनिटर में रहेंगे। आपको कहीं भी डाउट हो, जरूरी नहीं कि बहुत एक्सपर्ट हो, आप उसके साथ रहेंगे और आप उसकी हेल्प करेंगे, वो आपका एज एडवाइजर है। फाइनली आप ही जिम्मेदार हैं। कॉम्पिटेंट एंड स्टेचुरी हार्बर अथॉरिटीज़ वगैरह बाद में आके आपको कैच कर सकती हैं कि भाई ये मिस्टेक कैसे हो गई, ठीक है ना। इसीलिए आपको अपने जहाज़ का इंजन के बारे में सबसे अच्छे बारे में पता है, आपको अपने जहाज़ की मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता है। इसीलिए अगर आपको डाउट है कि भाई आपका जो है फुल स्टैंड काम नहीं करता है या हाफ स्टैंड काम नहीं करता है, या क्रिटिकल RPM जो है हमारे साथ मसला होता है, हम नहीं दे सकते, क्रिटिकल RPM पे बहुत ज़्यादा स्लजिश होती है, 4-5 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। आपके एक्डिस के अंदर ये प्रॉब्लम है, आपका जो है अंडर की हर चीज़ पायलट को क्लियर कर दो भाई ये मसले हैं, ताकि वो जब आपका अप्रोचिंग हो तो उससे पहले वो मेंटली तौर पर तैयार हो। आप समझ गए ना, ये ना हो कि आपने रडार में प्रॉब्लम है, वो गलत समझ रहा है रडार सही है और बाद में वो गलत बेरिंग डिसीजन लेके जहाज ग्राउंड कर दे। आप हर चीज़ जो है उससे क्लियर रखें, क्योंकि देखें कितना टाइम हो गया सर? 8 हो गए। मैं 1 मिनट और करता हूं। मॉनिटरिंग एंड टीम वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपकी टीम वर्क सही नहीं हुई, क्योंकि पायलट भी जब आप आएगा तो आपकी टीम का हिस्सा बन जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पायलट, देखिए पायलट को कभी इंटरप्रेटर मत लें। अगर पायलट इंग्लिश नहीं बोल सकता है, लोकल बात कर रहा है, तो ये बहुत डेंजरस है। कोशिश करें जो पायलट आपकी नॉर्मल इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज समझ सके, अदरवाइज इज वेरी अनसेफ कि पायलट जो है आपकी ज़बान नहीं समझ रहा है। समझ गए ना, इस किस्म के इंसिडेंट्स हुए हैं, हमने बड़े इंसिडेंट देखे हैं जिसमें पायलट्स की भी गलती होती है, जरूरी नहीं कि कप्तान की हो। फाइनली देखिए रिस्पॉन्सिबल तो कप्तान ही है, मगर मैं ये समझ रहा हूँ आप ये मत समझे कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है। आप एज ए कप्तान हर चीज़ को सीरियस लें कि भाई अगर कोई गलत डिसीजन ले रहा है पायलट या कोई ऐसी काम कर, देखिए पायलट एक्सपर्ट है, हम एग्री हैं, पायलट एक्सपर्ट है, मगर ह्यूमन एरर की बात हो रही है। ह्यूमन एरर कोई भी कर सकता है। आप ये देखेंगे अगर इनकेस उसने गलती कर दी तो आप उसको कुछ बता सकते हैं, सर आई हैव फीलिंग दैट डेरी वी हैव लीव दिस पोजीशन, आई थिंक दिस इज बेटर, व्हाट इज योर सजेशन। थोड़े नाइस एंड पोलाइट अंदाज में आप उससे बोलें ताकि उसको भी बुरा ना लगे। ये तरीका होता है, वो ये नहीं कि उस पर ऊपर चढ़ गए ड्यूटी ऑफिसर की तरह, नहीं, आप प्यार से पूछे, वो बोलेगा यस कैप्टन, इफ यू फील देन नो प्रॉब्लम वी कैन गो ऑल्सो दिस वे। आप समझ गए ना, ये तरीका होता है नाइस टेक्निकल तरीके से और टैक्टिस से बात करें सर। थैंक यू सर।